स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विषय हिंदी को कराएंगे। इसमें हम आपको 2017 का पेपर कंप्लीट लिखकर हल कराएंगे। 2017 का पेपर कंप्लीट लिखकर हल कराएंगे। जो छात्र नए हैं वीडियो को शेयर कर दें। और हम आपको बता दें, हमारे पास कई फ़ोन आते हैं कि आप लोग क्या करते हो कि अपने दोस्तों को भी आप वीडियो शेयर नहीं करते हो। तो कई बार फ़ोन हमारे पास आए, आज भी आया कि हमारी सर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गई है, फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी भी कर रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। हमारे दोस्त ने आपके चैनल से तैयारी की लेकिन हमें नहीं बताया, बाद में हमें पता चला। तो ये गलत बात है, ठीक है। हम तो पूरी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, ये आप पक्षपात कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है। जब हम नहीं पक्षपात कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हो पक्षपात। सभी के लिए हमने यूट्यूब पर फ्री क्लास चलाई हैं। आपने देखा है फर्स्ट सेमेस्टर में 50% रिजल्ट रहा है। क्यों रहा है? कुछ तो जो नए छात्र पहली बार जब पेपर देते हैं उन्हें आइडिया नहीं होता है, पहली बार। दूसरी चीज़, कुछ आप लोगों की कमियां रही कि वीडियो को शेयर नहीं करते हो, जबकि हम आपको कंटेंट जो भी प्रोवाइड कराते हैं या पढ़ाते हैं, कोशिश ये करते हैं कि आपको याद हो जाए। फालतू के इधर उधर टाइम बढ़ाकर वीडियो नहीं बनाते हैं। कंटेंट जितना होता है, मटेरियल उतना ही हम बताते हैं, जितना लिखना होता है उतना ही बताते हैं, शब्द का अर्थ बताते हैं, जिससे आपको याद हो जाए, पेपर में अच्छे अंक लाएँ। तो आप शेयर जरूर कर दिया करें। इस बार रिजल्ट कम से कम 80 से 90% आए, ठीक है। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि जब ही आएगा 80 से 90% लोग पास होंगे, तभी पास होंगे जब आप वीडियो को शेयर करेंगे, उन लोगों तक वीडियो पहुंचेगी। तो ये हमारी गारंटी है कि 90% से ऊपर ही आपकी परसेंटेज बनेगी, समझ रहे हो। यहाँ तक कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमसे पढ़े हैं उनकी 94% तक भी बनी है, तो आपकी भी बनेगी। क्योंकि वही चीज़ है, सिलेबस पढ़ें और प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं, यही दो तरीके हैं और यही हम कराते हैं। कोई हम ज़्यादा वीडियो के चक्कर में नहीं रहते कि हमें ज़्यादा वीडियो बनानी पड़े या एक विषय की ज़्यादा बनानी पड़े, ऐसा हम कुछ करते ही नहीं, ठीक है। समझते हैं। पहला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। तो रानी केतकी की कहानी के जो रचयिता हैं वो हैं ईसा अल्लाह खां। कौन है? ईसा अल्लाह खां। कवि शब्द का स्त्रीलिंग कई बार हमने बताया है, का और बा। का और बा, ना कोई मात्रा को ना कोई डंडा, तो किसमें है? कवित्री, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्याकरण में वचन, वचन को ही संख्या कहते हैं। वचन को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण हैं? भाव हैं ये क्या हैं? भाव हैं, तो भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है आपका, कौन सा परिमाणबोधक विशेषण है? तो आप देखेंगे थोड़ा, ये परिमाण को बता रहा है। जो नापतोल होती है वही परिमाणबोधक होते हैं, ठीक है। तो परिमाणबोधक में कौन आएगा? थोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द। ये 2016 में भी पूछा गया था यही, ठीक है। तो आप लिख सकते हो प्रतिकूल, प्रत्येक, प्रत्येकता है ये। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल दें वो कहलाते हैं प्रत्यय, ठीक है। देखते हैं किस प्रकार आपको लिखना होगा। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 को समझते हैं। प्रत्यय हेडिंग डाल लेना, उत्तर नंबर काले पेन से, हेडिंग काले पेन से, बाद बाकी लिखोगे आप नीले पेन से। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग पहले, ठीक है। जैसे पढ़, पढ़ में आकू लगा दें तो क्या बनेगा? पढ़ाकू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ठीक है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? अनुकरण वाचन किसे कहते हैं?
किसी व्यक्ति के वाचन के बाद, किसी व्यक्ति के वाचन के बाद उसी प्रकार वाचन करना अनुकरण वाचन कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं शिक्षक के वाचक के बाद, शिक्षक के वाचन के बाद उसी प्रकार छात्र वाचन करते हैं तो उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। आप अपनी भाषा में बनाने की कोशिश किया करें, ठीक है। अनुकरण वाचन हेडिंग डाल लेंगे। किसी के वाचन को सुनकर उसी प्रकार वाचन करना अनुकरण वाचन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मौन वाचन। मौन वाचन के दो उद्देश्य बताने हैं। मौन वाचन के दो उद्देश्य आप लिख सकते हैं। हेडिंग डालेंगे मौन वाचन के उद्देश्य और बीच में उत्तर नंबर जरूर लिखेंगे काले पेन से। हेडिंग भी जितनी भी डालोगे काले पेन से। बिना बाधा पहुंचाए पढ़ना। मौन वाचन क्या है? बिना बाधा पहुंचाए पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। इससे बालक विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित सरलता से कर लेते हैं। दो ही पूछे गए हैं, आप दो लिख देना। नेक्स्ट प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक, ये वाचक लिखा है। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों का नाम लिखिए। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसके प्रकार होते हैं वो आपको लिखने हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार निम्नलिखित हैं। इस प्रकार भी लिख सकते हो आप। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जितना पूछा जाए उतना लिखो। अगर टाइम है तो एक्स्ट्रा लिखो, क्योंकि 1 घंटे का पेपर है। पता पड़े कि आपकी स्पीड कम है तो आपको दिक्कत हो, या अपने स्पीड के अनुसार लिखें। एक बार पेपर घर पे लिख कर देखें कि 1 घंटा में आप लिख सकते हो, कितनी लाइनें लिख सकते हो। वैसे ये है कि अत लघु उत्तरी में 4 लाइनें, अत लघु उत्तरी में 4 लाइनें और लघुत्तरी में 6 लाइनें। ये एक एवरेज लेके चलना। अब किसी में पूछा ही गया है कि नहीं, ये बताओ कि जैसे ये प्रश्न ये पूछे गए हैं काल कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें क्या करना है हमें? लाइनें कहाँ से? या इसमें तो पॉइंट टू पॉइंट पूछा गया है तो पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। मौन वाचन के 2 उद्देश्य पूछे हैं। जब 2 उद्देश्य पूछे हैं तो 2 लिखेंगे। जिसमें लिखने की संभावना होती है उसमें आप ये एवरेज लगा लें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका गद्य और पद्य में अंतर। गद्य और पद्य में अंतर आपको बताना है, तो इस प्रकार आप लिखेंगे। उत्तर नंबर 12 गद्य तथा पद्य में अंतर। एक तरफ गद्य लिख लेंगे, दूसरी तरफ पद्य लिखेंगे। गद्य में इसमें व्याकरण के नियमों पर बल दिया जाता है। पद्य में क्या होता है? व्याकरण के नियमों पर बल नहीं दिया जाता है। गद्य में लिखेंगे इसमें रस, छंद, अलंकार, लय, ताल नहीं होता है। पद्य में क्या होता है? इसमें रस, छंद, अलंकार, लय, ताल होता है। गद्य में लिखेंगे इसमें वर्णात्मकता रहती है, यानी वर्णन किया जाता है। पद्य में क्या होता है? इसमें गेयता रहती है, यानी गाया जाता है, ठीक है। दोहा, चौपाई ये गाई जाती हैं। कहानी होती है, उपन्यास होते हैं, वो पढ़े जाते हैं, वर्णन किया जाता है। तो गद्य में आ जाएंगे कहानी, उपन्यास, नाटक, और पद्य में आ जाएगा दोहा, चौपाई, कहानी आदि। तो इस प्रकार ये प्रश्न का अंतर था, गद्य और पद्य में अंतर। नेक्स्ट प्रश्न है मौखिक अभिव्यक्ति के साधन। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन आप लिख सकते हो। वाद विवाद, वार्तालाप, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं, ठीक है। तो पहले उत्तर नंबर काले पेन से हेडिंग डाल लेंगे मौखिक अभिव्यक्ति के साधन। तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन निम्नलिखित हैं, नीली पेन से लिखेंगे। भाषण, व्याख्यान, कहानी पठन, वार्तालाप, वाद विवाद, ये सभी क्या हैं? मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। नेक्स्ट देखते हैं कहानी शिक्षण की उपयोगिता। कहानी शिक्षण की उपयोगिता। कहानी शिक्षण की उपयोगिता समझते हैं। तो कहानी शिक्षण की उपयोगिता में आप लिखेंगे हेडिंग डाल के कहानी शिक्षण की उपयोगिता। कहानी से ज्ञान में वृद्धि होती है। कहानी से क्या होता है? ज्ञान में वृद्धि होती है। कहानी से कल्पना शक्ति का विकास होता है। कहानी से नैतिक भावना का विकास होता है। कहानी से तर्क शक्ति का विकास होता है। कहानी से बच्चों को मनोरंजन भी मिलता है। कहानी से रुचि उत्पन्न होती है। कहानी से जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इस प्रकार पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हो।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए वही क्रिया विशेषण। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे क्रिया विशेषण। हेडिंग क्या डालेंगे? क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं वही क्रिया विशेषण। जैसे उदाहरण में आप लिख देना, खरगोश तेज दौड़ता है। दौड़ना आपकी क्रिया है और तेज ये बता रही है क्रिया की विशेषता। क्रिया कैसे हो रही है? धीरे हो रही है, तेज हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो ये क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तेज यहाँ पर क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित आपको लिखना है। समझते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ संबंध प्रकट हो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे जो, वो, ये सभी क्या हैं? संबंधवाचक सर्वनाम हैं। जो मेहनत नहीं करेगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो सफल नहीं होगा। इस प्रकार आप लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुब्री समास किसे कहते हैं? बहुब्री समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी बहुब्री समास की डेफिनेशन देनी है। तो बहुब्री समास डाल लेंगे हेडिंग, जिस समास में कोई पद प्रधान न हो तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें उसे बहुब्री समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, यानी भगवान गणेश। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया है ये समझ लेते हैं। बहुब्री समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर लिख लें दशानन। उदाहरण में लिख सकते हो दशानन, दशानन। ठीक है, लंबोदर। ठीक है, ये उदाहरण में आप लिख लेना। नेक्स्ट है आपका उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर बताइए। उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर, तो आप हेडिंग डाल लेंगे उपसर्ग तथा प्रत्यय। उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर, एक तरफ उपसर्ग एक तरफ प्रत्यय लिखेंगे। जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जो प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल दे उपसर्ग, और अंत में लगे वो प्रत्यय। तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग में लिख देना आ। सत्य से पहले आ लगा दें तो असत्य हो गया, यानी सत्य तो सही बात है, असत्य झूठ बात हो गई, अर्थ बदल गया। मानव में ता लगा दें तो मानवता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मानवता। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका पेपर था। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मैराथन क्लास देखें, प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं। लगाने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, क्यों लगाने पड़ेंगे? क्योंकि इसमें से 40 से 50% आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ये उम्मीद है हमें।